मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ एक चींटी और एक हाथी। ये हम सब जानते हैं कि हाथी के तुलना में या उसकी शक्ति, सामर्थ्य, उसका शरीर, सबकी तुलना में चींटी जो है वो एक बहुत ही छोटी, बहुत ही तुच्छ एक जीव है। हाथी के सामने देखा जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं, लेकिन वही चींटी जब हाथी के कान में घुस जाती है तब वह हाथी को जीना मुश्किल कर देती है, हाथी को परेशानी में डाल देती है। तो मैं इस चींटी की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे देश में आज ये हो रहा है कि बिल्कुल छोटे स्तर पर, बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि धरती से जुड़े हुए स्तर पर जो अ, अत्यंत या सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में भी जो बिल्कुल निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी आज देखने में हमें चींटी जैसे लगते हैं, लेकिन वे वो जब कुछ गलत काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हम एक बहुत बड़ी संख्या में, बड़े भयंकर संकट के रूप में हम उस दुष्परिणाम को देख सकते हैं। तो ये घटना ऐसी है कि अभी 15-20 दिन पहले से एनआईए के कुछ छापे चल रहे हैं और इनमें जो लोग पकड़े गए या उनसे जो जानकारी मिली, उनके आधार पर उत्तर रेलवे का एक बहुत ही छोटा कर्मचारी, उसको एनआईए ने पकड़ा, उसको गिरफ्तार किया, उसके गुनाह को देखा। वो क्या कर रहा था? ये रेलवे में जहाँ पर मेडिकल के बिल पास होते हैं, वहाँ पर बिल सैंक्शनिंग अथॉरिटी के तौर पर, यानी वो अथॉरिटी तो नहीं था, वो बिल अपने अथॉरिटीज को देता था कि भाई ये बिल पास होने हैं, और जब वो बिल पास हो जाते थे तब उन बिलों की रकम को वह क्लार्क डाइवर्ट कर रहा था और उसे आईएसआईएस के खाते में भेज रहा था। और जिनके बिल पड़े हुए हैं, उन्हें अभी भी ये लग रहा है कि मेरे बिल तो पास नहीं हुए, वो कहीं चक्कर काट रहे होंगे सिस्टम में। कई बार जिनके बिल पास होने होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि उनका बिल कहाँ पहुंचा, किसके पास पहुंचा, क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, इत्यादि। तो इन्हीं बातों का फायदा उठा करके ये क्लार्क उनके बिल जो है वो करोड़ों रुपए के बिल पास करा करके ले रहा था, और उस पैसे को वो डाइवर्ट करके आईएसआईएस के फंड में जमा करा रहा था। अब वह क्लार्क पकड़ा गया है। तो मुद्दा ये होता है कि इन ऐसे जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, छोटे स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, इनको इनका कोई भी बड़ा ऑफिसर इनका इंस्पेक्शन नहीं करता है। मुझे याद आता है कि जब मैंने सर्विस में एंटर किया और मेरा अभी भी 1 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा था, तो एक हमारे जिस एसडीओ के पास मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रहा था, उसने एक बार मुझसे कहा कि मैडम, कल हमें ट्रेजरी के इंस्पेक्शन के लिए जाना है। और ट्रेजरी का इंस्पेक्शन जब हमने किया तो वहाँ पे मैंने क्या सीखा, जो वो कर रहे थे और मुझे बताते चल रहे थे कि कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या उसका उद्देश्य है, वगैरह वगैरह। तो उसमें देखा कि जो बिल पास हो रहे हैं, उसमें से कुछ रैंडमली
बिल्स निकाल करके उनको वो इंस्पेक्ट कर रहे थे इत्यादि। तो जब इस तरह का थोड़ा सा सीनियर ऑफिसर के इंस्पेक्शन का भय बना रहता है, तब इन सारी बातों को पकड़ने का एक स्कोप बन जाता है, जो कि इस क्लर्क के केस में मैं देख रही हूँ कि उस तरह का इंस्पेक्शन शायद कभी उसके किसी वरिष्ठ ने नहीं किया होगा, या जिनके बिल सबमिट हो चुके हैं और उनके पास अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने कई बार इसके लिए अपनी शिकायत भी लिखवाई होगी। तो क्योंकि ये कई वर्षों से मतलब कुछ 3-4 वर्षों से चल रहा था और इस बीच कई करोड़ रुपए का इसने ट्रांसफर किया है आईएसआई के खाते में। तो इतने सारे लोगों के जब बिल पेंडिंग रह रहे थे, तो किसी न किसी ने तो शिकायत जरूर की होगी। लेकिन अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारी इन शिकायतों पर ध्यान नहीं देते हैं और उसे कोई छोटी मोटी फालतू शिकायत समझ करके कि हाँ, किसी ने शिकायत की है, उसका मेडिकल बिल नहीं मिल रहा है, कभी मिल जाएगा, जब पास हो जाएगा मिल जाएगा, तो इसमें मैं क्यों अपना सिर खपाऊं, इस तरह से जब वरिष्ठ अधिकारी अगर करते हों, क्योंकि ये भी सोचने वाली बात है कि जब ये क्लार्क इस तरह से बिल पास करा करके उसकी रकम डाइवर्ट कर रहा था, तो जो जिनकी रकम डाइवर्ट हो रही थी वो शिकायत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और अगर कर रहे थे तो उन शिकायतों पर उनके वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे। मुझे लगता है कि रेलवे को इंटरनली इस मामले की छानबीन अवश्य करनी चाहिए कि कहाँ पर ये स्कोप था कि वरिष्ठ इस चीज को पकड़ सकते थे, और एनआईए के पकड़ने से पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्फत ही इस प्रकार का जो वो गुनाह कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस अपराधी को पहले ही खाते के अंदर ही पकड़ा जाता। ये बात रेलवे मंत्री को स्वयं सोचनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रशासनिक अनुभव बहुत अधिक है। अब मैं इसी के साथ 2 और छोटे किस्से जोड़ना चाहती हूँ। एक तो ये देखा गया है कि आधार कार्ड जो बनते हैं, उनको बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे संगठनों को छोटे स्तर पर ठेके दे दिए गए थे आरंभ में, और वे किस प्रकार से आधार कार्ड बनाते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। अब ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इस तरह के आधार कार्ड बनाना था, जल्दी जल्दी बनाना था, वगैरह वगैरह। लेकिन इस इस आधार कार्ड को बनाते समय मैंने ये देखा कि रेशन कार्ड मांग लिया जाता था एज अ प्रूफ। तो हमारे जो बॉर्डरों से क्रॉस करके विदेशी नागरिक हमारे यहाँ आकर के यहाँ बस जाते हैं, उनके रेशन कार्ड बनवाने वाली हमारी सरकारी एजेंसियां ही होती हैं, और वही एजेंसियां गलत व्यक्ति के लिए रेशन कार्ड बना दिया करती थी, और उसके आधार पर तुरंत आधार कार्ड बन जाता था। तो इन और फिर उस आधार कार्ड के जरिए इस देश में जो आकर के रोहिंग्या या बांग्लादेशी या दूसरे पाकिस्तानी, ये जो हमारे यहाँ आकर के बस जाते थे और उत्पात मचाया करते थे, इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। लेकिन इन सब की जड़ में कहीं ना कहीं वो एक छोटे स्तर का कर्मचारी जो गलत रेशन कार्ड दे रहा है, या गलत स्कूल सर्टिफिकेट दे रहा है, या गलत तरीके से आधार कार्ड उसका बनवा रहा है, इन पे ध्यान रखना आवश्यक था, जो कि नहीं हुआ है। मैं एक उदाहरण अलग देना चाहती हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का।
ये एक मेरे संज्ञान में किसी ने लाया है कि अ, किसी एक व्यक्ति का पैन कार्ड जो कहीं से उम, किसी ने अ, उसकी कॉपी बनवा ली या कुछ कर लिया। अ, और शुरू-शुरू में आपको याद होगा कि कुरियर वगैरह जब आया करते थे, तो वो प्रूफ माँगते हैं, तो कई बार वो आधार कार्ड, पैन कार्ड इस तरह के कार्ड दिखाने को कहते हैं और शुरू-शुरू में वो उसके फ़ोटो भी ले लिया करते थे। तो इस तरह से किसी का पैन कार्ड और ऐसे 2-3 किस्से मेरे सामने आए हैं। तो अब होता क्या है कि एक कंपनी है, वो किसी को काम दे रही है और उस काम के एवज में पेमेंट कर रही है और पेमेंट करते समय 10% टीडीएस काट रही है और वह टीडीएस इनकम टैक्स के ऑफिस में भरा जाता है और भरते समय यह जो कंपनी है, कंपनी को एक टैन नंबर अलॉट हुआ होता है। उसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि किस कंपनी के मार्फत हमें ये टैक्स भरा गया और उस टैन नंबर के का जो मालिक कंपनी है, वो अपना टैन नंबर दे करके उसके आधार पर एक स्टेटमेंट फाइल करती है कि मैंने इतने-इतने लोगों से कुछ न कुछ सर्विसेज ली हैं, जिसके लिए मैंने उनको पेमेंट किया है और उनसे 10% टीडीएस काटा है और ये मैं आपके यहाँ जमा कर रहा हूँ। ये कंपनी एक चार्ट बना करके देती है। उस चार्ट में जिस सर्विस प्रोवाइडर को उस कंपनी ने पेमेंट करना है और उसका 10% काटना है टीडीएस, उस व्यक्ति का पैन कार्ड का नंबर लिखा जाता है। तो अब मान लो कि कोई एक फर्जी काम दिखाना है, मतलब काम एक्चुअली हुआ नहीं है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट को लीगलाइज करने के लिए मान लो कि ये कंपनी आईएसआईएस को पेमेंट करना चाह रही है, तो उस पेमेंट को लीगलाइज करने के लिए एक पैन नंबर लगा दिया और उस पैन नंबर का जो असली मालिक है, उसे पता ही नहीं कि मेरा पैन कार्ड इस तरह से मिसयूज हो रहा है। अब अ, दो तरह से यहाँ पर आईटी को सामने आना चाहिए, आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सामने आकर के इसकी जांच करनी चाहिए। पहला तो ये कि अगर मान लो कि वह सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो कंपनी के लिए कुछ काम कर रहा है, मान लो कि वो असली व्यक्ति है, लेकिन उसकी जो भी कमाई है उस पर टैक्स कौन भरेगा, उसी को भरना चाहिए, लेकिन वो पैन नंबर दे रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का, जो जिसको बिल्कुल पता ही नहीं है, जो बिल्कुल इस मामले में अनजान है कि मेरा पैन कोई मिसयूज कर रहा है। तो टैक्स पे करने का जिम्मा हो जाता है उस दूसरे व्यक्ति का जिसका पैन कार्ड मिसयूज किया जा रहा है और जिसने जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर है, उसे जो टैक्स लायबिलिटी है, वो टैक्स लायबिलिटी वो नहीं निभा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकम टैक्स का एक बड़ा भारी नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ मान लो कि वो सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उस उसके अस्तित्व को जता करके और एक गलत पैन नंबर उसके अगेंस्ट डाल करके यह कंपनी टीडीएस का पैसा भी जमा कर रही है 10% और 90% पैसा किसी ऐसे खाते में डाल रही है जो शायद टेरर फंडिंग करता हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहती है कि इस मामले में छानबीन करना, जांच करना, उस टैन होल्डर को पूछना, क्योंकि ये काफी संभव है कि वह टैन होल्डर ही टेरर फंडिंग कर रहा है, लेकिन उसको पूछने का जिम्मा आईटी के अफसर कहते हैं कि वो हमारा जिम्मा नहीं है, वो
साइबर क्राइम डिपार्टमेंट इसको देखेगी। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के पास हजारों अलग तरह के केसेस हैं, उनको इनकम टैक्स का एक्सपर्टाइज नहीं है, फिर भी इस तरह की केसेस जो 2-3 मेरे संज्ञान में आई हैं, मैंने देखा वहां पर ना तो साइबर क्राइम के मार्फत कोई बहुत अधिक प्रोग्रेस हो पाता है, और ना ही जिस इनकम टैक्स को यह जांच करना बहुत कम समय में संभव है, वह इनकम टैक्स इस मामले में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो ये इस तरह की जो छोटी छोटी चींटियां हैं, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी तरफ हमारे देश के प्रशासनिक व्यवस्था को जागरूक होना चाहिए। और एक यहाँ तो मैंने ये खुद देखा कि मैंने स्वयं भी जब आईटी के बड़े अफसरों के संज्ञान में यहाँ इस मुद्दे को लाया, तो सबने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं 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 मैडम, हमें ये काम मत बताइए, ये काम हमारा नहीं है, ये काम पुलिस का है, ये काम साइबर पुलिस का है, और उन टैन होल्डर्स को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उनसे एक सवाल तक नहीं पूछेंगे कि भैया तुम किसी दूसरे व्यक्ति का पैन किसी तीसरे व्यक्ति को लगा रहे हो, और इस प्रकार से जो तुम पैसे दे रहे हो, वो बकाया हुआ 90% पैसा तुम किसके खाते में भेज रहे हो। कम से कम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये तो पूछे कि वो 90% पैसा किसके खाते में जा रहा है, और कहीं वो टेरर फंडिंग का तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छा मान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सोचती है कि ये काम उसका नहीं है, तो कम से कम टेरर फंडिंग की बात को मतलब इतना तो वो स्पष्ट करे कि यहाँ टेरर फंडिंग का मुद्दा नहीं है। तो इसलिए वो एनआईए को किसी को भी किसी बड़ी एजेंसी को इन्वॉल्व कर सकती है, जिसका वजूद, जिसकी अथॉरिटी या जिसकी काम करने की एफिशिएंसी या क्विकनेस, ये लोकल साइबर क्राइम का जो पुलिस का जो एक नॉर्मल रेगुलर डिपार्टमेंट है, उसके अपेक्षा इनकी एफिशिएंसी अधिक है, अधिक होनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ का टेरर फंडिंग रुक सकता है। तो मित्रों, ये अभी एआई के मार्फत भी इस तरह के क्राइम्स बढ़ेंगे, और केवल अगर सरकारी बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं वो अगर कहें कि नहीं नहीं, ये केवल और केवल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ही इनका इन्वेस्टिगेशन करेगा और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमारी इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि इन प्रशासनिक अधिकारियों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को इस तरह की जिम्मेदारियां लेने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए आखिर कौन कह सकता है। तो इसका संज्ञान एक बड़े स्तर पर लिए जाने की आवश्यकता है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अभी मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन उन बातों में अगर इन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ने का कोई तरीका अगर हम नहीं ढूंढ पाते हैं, तो दिखने में जो ये छोटी छोटी गलतियां दिखती हैं, यही हमारे लिए एक बहुत बड़े संकट को हमारे देश में बड़ा एक संकट निर्माण करने वाली हैं। देश को एक बड़े संकट की ओर ये छोटी एजेंसियां, ये छोटे लेवल के इस तरह के गुनाह जो हैं वो देश को धकेल सकते हैं। इसका संज्ञान वरिष्ठ तौर पर लेने की आवश्यकता है। आपके भी कुछ इस तरह के अगर अनुभव रहे हों जहां पर आपको लगता है कि एक वरिष्ठ स्तर पर इसका संज्ञान लेना आवश्यक है, तो आप अपनी कमेंट या अपना ईमेल ये मेरे पास अवश्य भेजें, ताकि इस तरह के मुद्दों को, प्रशासनिक मुद्दों को हम आगे भी उठाते रह सकें।
नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम।